इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर देयर करेक्ट। पहला है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी सेम फॉर NaCl एंड यूरिया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जैसे वाटर दिया हुआ है इस दोनों में, और इन्होंने कहा कि एक में तो मैंने यूरिया डाल दिया और एक में मैंने डाल दिया NaCl। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है वाटर के, देखिए हमेशा ध्यान रखें जो आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमेशा सोलवेंट की होती है। समझ में आया? तो यानी अगर मैं यूरिया को डाल रहा हूं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन होगा, NaCl को डाल रहा हूं तो इसके बॉइलिंग में क्या एलिवेशन होगा, ये टोटली डिपेंड कर रहा है, मतलब इन पे तो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, लेकिन हो किसका रहा है, वाटर का चेंज हो रहा है, चेंज कर रहा है ये, हो किसका रहा है, इसका वाटर का, सॉल्यूशन का नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब देखिए, तो डेल टीबी क्या हो जाता है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। समझ में आया? अगर आप गौर से देखोगे कि जो केबी है, केबी होती है ऑफ सोलवेंट, तो केबी ऑफ सोलवेंट यानी वाटर की तो दोनों के लिए सेम है। सो इसमें देखिए मोलैलिटी का क्या है, पहला है 0.1 मोलर NaCl। NaCl जब ब्रेक हो रहा है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में दे रहा है, यानी 0.1 मोल एक तरह से मोलर जो भी NaCl है, मैं ये कह सकता हूँ 0.1 मोल इसका दे रहा है, 0.1 मोल इसका दे रहा है। ठीक है, तो 0.1 मोलर NaCl टोटल 0.2 मोल दे रहे हैं, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ 0.2 मोल पर किलोग्राम, अगर मैं मान लूँ ये पर किलोग्राम ऑफ वाटर, तो 0.2 मोल्स है। समझ रहे? मतलब मैंने 0.1 मोलर NaCl डाला था तो ये 0.2 मोल्स टोटल आयंस बन गए 0.1 NaCl के, 0.1 Cl के पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ऐसे मान के चल रहा हूँ। सिमिलरली यूरिया डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो 0.1 मोलर यूरिया, तो यू डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ इसमें 0.1 ही हो रहा है, तो कह सकता हूँ 0.1 मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेल टी बी यूरिया कैसे निकालोगे, आई क्या हो गया यूरिया का 1, के बी सेम है, मोलैलिटी क्या होगी एक तरह से 0.1 मोल्स पर केजी। डेल टी बी NaCl का अगर निकालना है तो Na का 2, के बी ये हो गया 0.2 मोल्स पर केबी, तो डिफरेंट आ रहा है ना गाइस, तो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट। वैसे भी आप डायरेक्ट बोल ही सकते थे। तो फिलहाल इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। दूसरा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वो इसलिए है, देखिए गाइस गौर से सुनिएगा, हम जनरली हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं वे सॉल्यूशन, बेसिकली नॉन आइडियल है, लेकिन वे सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ। फिर एक आ जाता है क्योंकि जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ। समझ रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं रोल्स लॉ को, उनको आप वे फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं उसमें फॉर्म होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब देखिए जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका ग्राफ कैसे ऐसे बनता है, ऐसे, जब आप बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन का बना रहे हो, ऊपर वेपर फेज है और ये लिक्विड फेज है। ठीक है, लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है रोल्स लॉ में, उसमें ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। देखिए पॉजिटिव डेविएशन की बात करो, ये ऐसे और ये ऐसे, करेक्ट। ऊपर वाला वेपर है, नीचे वाला लिक्विड, तो जो ये पॉइंट है ये वाला, इसमें वेपर और लिक्विड, ये लिक्विड है और ये वेपर है, दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे बनता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसको क्या बोलते हो, टी एजियोट्रोपिक, जिसपे वो टेम्परेचर जिसपे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन। और इस पे अगर आप देखोगे कि जो वेपर फेज है और जो लिक्विड फेज है, करेक्ट, जो वेपर फेज है और जो लिक्विड फेज है, दोनों की सेम कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है इस चार्ट पे। ठीक है, सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन, करेक्ट, बिकॉज अगर आप देखोगे दोनों की सेम है, और जब बॉयल भी होंगे तो ये वेपर प्रेशर और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, जो लिक्विड बनेगा वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये करेक्ट है। अगर आप नेगेटिव डेविएशन वाले में भी देखोगे तो इसमें भी सेम ग्राफ बन जाता है, देखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ऊपर वेपर नीचे लिक्विड, तो जो ये पॉइंट है ये क्या, अगेन टी एजियोट्रोप, तो ये वो मिक्सचर जिसमें वेपर पॉइंट है, जिसमें वेपर और लिक्विड फेज दोनों सेम है, यानी जब टेम्परेचर
बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना, वर्सेस कंपोजिशन में, यानी इस पॉइंट पे जब बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक बॉयल होगा तो वेपर और जो लिक्विड है दोनों की सेम कंपोजिशन होंगी, कोई भी चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में है क्योंकि। सो ये करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज इनकरेक्ट, बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्व होता है। देखिए बेसिकली हाइपरटोनिक क्या होता है, देखिए आप ये समझे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जो हाइपरटोनिक होता है उसमें सोल्यूट की हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, हाइपरटोनिक में हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, हाइपोटोनिक में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन ऑब्वियसली, एंड आइसोटोनिक में सेम कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट्स की। समझ में? तो अब देखिए ऑस्मोसिस में आपने देखा होगा जब सेमी परमेलेबल मेम्ब्रेन से आपका मूव करता है वाटर फॉर एग्जांपल, वो मूव करता है फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस यही है, लो टू सोल्यूट। सो जैसे मैंने बताया ऑस्मोसिस में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन थे, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में आपका जो वाटर है फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव हो रहा है। सही, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट था। नेक्स्ट हो गया द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 solution having molarity 4.09 is approximately 1.26 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए आप इसको स्ट्रेट फॉर्मूला, एक फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, आप उसको हमेशा याद रख लो। वो फॉर्मूला ये है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 10। अब ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत लोगों कराए हुए हैं, एक बार देख लेना आप, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जब इसको मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 10, ठीक है, मोलैरिटी क्या दी हुई है 4.09, मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 का क्या होता है मोलर मास 98, कैलकुलेट करना, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट क्या है 132। नाउ वेट ऑफ सोल्यूट कैसे आया 32, अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड। 32 इंटू 10, इसको जब पूरे को सोल्व करोगे तो 1.25 आता है, रफली 1.26। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए वेट ऑफ सोलवेंट 32 कैसे आया, देखिए 30 डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में क्या मान के चलते कि 32% वेट बाई वेट है, क्योंकि डेंसिटी की भी बात हो रही है, ग्राम्स की बात हो रही है, तो 32% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है H2SO4 कि अगर 32 ग्राम H2SO4 अवेलेबल है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 32 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है, तो सोलवेंट क्या हो जाएगा 100 माइनस 32। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें, इन 30 वेट बाई वेट में बहुत जरूर आ जाता है। तो फिलहाल इसमें फोर्थ भी सही है। ई है ए नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नाउ गाइस इस टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बता देता हूं। इसमें देखिए क्या बोला है, KI सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए दो चीज बनती है कि जब KI इज एडेड टू AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्राइट, और दूसरा बनता है जब AgNO3 इज एडेड टू KI। ठीक है, तो अब इसको याद रख लें आप, हमेशा याद रखने का, जब KI एडिड करते हैं AgNO3 में तो हमेशा याद रखना KI एक्सिस में होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में I नेगेटिव ज्यादा होते हैं और रिमेन होते हैं इन सॉल्यूशन, I नेगेटिव आर मोर एंड रिमेन इन सॉल्यूशन। KI एक्सिस में I नेगेटिव ज्यादा है और सॉल्यूशन में रिमेन बनते हैं, और पॉजिटिव चार्ज्ड सोल बनता है। पॉजिटिव, I नेगेटिव से कंफ्यूज मत हो, उल्टा है इसका पॉजिटिव। AgNO3 में इसमें उल्टा हो जाता है, जब AgNO3 इज एडेड टू KI तो इसमें क्या होगा AgNO3 एक्सिस में हो गया। समझ में आया, Ag प्लस आयंस वे मोर हैं एंड रिमेन इन सॉल्यूशन, जैसे इसमें I नेगेटिव था, ठीक है,
और इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है चार्ज, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज्ड सोल बनता है। ये याद रखना गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डी ब्लॉक में भी पूछ लेते हैं, कभी किसी में भी आ सकता है सवाल, ठीक है। तो ए नेगेटिव चार्ज सोल इज एडिड व्हेन KI सॉल्यूशन इज एड टू सिल्वर नाइट्रेट, रॉन्ग, पॉजिटिवली चार्ज बनता है, दिस इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब बी एंड डी आपके जो स्टेटमेंट थे वे ही करेक्ट थे, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है इज योर फाइनल आंसर।